नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धवाइस में। सिद्धवाइस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं छठी क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक। तो आज की इस लेक्चर में हम इसी बुक के 7वें चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवर कंट्री इंडिया। मतलब जो हमारा भारत देश है उसके बारे में इन डिटेल में आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो नीचे यहाँ पे हमें हमारा जो इंडिया है उसका मैप दिया गया हुआ है और इसी मैप को इन डिटेल में आगे इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले पॉइंट से यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, जो कि है इंडिया सराउंडेड बाय। मतलब जो हमारा इंडिया है वो किन किन भौगोलिक रचनाओं के द्वारा उसको सराउंड किया गया है, उसको जरा यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला है द लॉफ्टी हिमालय, सेकंड अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडिया हैज एन एरिया अबाउट 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is 3,214 kilometer, whereas east-west extends from Arunachal Pradesh to Kutch is 2,933 किलोमीटर। जो हमारा इंडिया है उसके अराउंड कुछ फिजिकल फीचर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस एरिया में हमें हिमालय देखने को मिलता है, जो कि ये विश्व की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में जिसे गिना जाता है। दूसरी तरफ अरेबियन सी हमें हमारे यहाँ इंडिया के वेस्ट में यहाँ पे हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है। उसके ईस्ट में हमें इंडिया के यहाँ पे हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। और जो हमारा इंडिया है उसका जो पूरा का पूरा लैंड है वो कितना है, इट इज 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया हमारे इंडिया ने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है, जो कि विश्व की भूमि का लगभग 2% है। यहाँ पे अगर हम इंडिया के नॉर्थ और साउथ इस एक्सटेंट की बात करें, इस विस्तार की बात करें, तो वो हमें कितना देखने को मिलेगा, इट विल बी 3,214 किलोमीटर। इंडिया का जो नॉर्थ का पॉइंट है, मतलब जम्मू और कश्मीर से यहाँ तक साउथ में कन्याकुमारी का एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट तक जो हमारे इंडिया का विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर। वही अगर हमारा जो इंडिया है उसका वेस्ट पॉइंट टू ईस्ट पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच का जो अगर विस्तार हम देखें तो वो हमें कितना देखने को मिलता है, इट इज 2,933 किलोमीटर। मतलब हमारा जो इंडिया है उसका उत्तर से लेकर दक्षिण जो विस्तार है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की दिशा में जो विस्तार है उससे हमें कई अधिक मात्रा में या ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के लोकेशन की। मतलब जो हमारा इंडिया है उसका विश्व में क्या स्थान है और किस स्थान पे वो हमें देखने को मिलता है, इस चीज को यहाँ पे जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। India is located in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer passes almost halfway through the country. From the south to north, mainland of India extend between 8 degree and 4 minute north and 37 degree and 6 minute north latitude. West to east, India extend between 68 degree and 7 minute east and 97 degree and 25 minute east longitude. Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of the places located at two extreme point of India. देखिए जो हमारा इंडिया है वो हमें नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे कहीं पे हमें हमारे इंडिया का स्थान देखने को मिलता है। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो इट विल बी कम इन नदर्न हेमिस्फीयर, अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें इट विल बी कम इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा ईस्ट का हेमिस्फीयर बन जाएगा और इट विल बी बिकम आवर नदर्न हेमिस्फीयर, जिसकी हम इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक महत्वपूर्ण लैटिट्यूड था जिसकी हम बात कर चुके हैं, वो जो हमारा इंडिया है उसके बीचों बीच से यहाँ से हमें गुजरता हुआ देखने को
मिलता है। जो हमारा इंडिया है और उसका जो मेन लैंड है उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में एक्सटेंड क्या है, इस चीज को जरा यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड के आधार पर हमारे इंडिया का एक्सटेंड हमें कितना देखने को मिलता है। देखिए लैटिट्यूड एक्सटेंड अगर हमारे मेन इंडिया का देखें तो साउथ में कन्याकुमारी का एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट में हमारी लैटिट्यूड डिग्री क्या है 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। ये तो हमारे साउथ में एक्सटेंड देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे साउथ में एक लैटिट्यूड गुजरता हुआ आप देख सकते हैं, तो वो लैटिट्यूड कितनी डिग्री पे है, इट इज 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ में आता है। तो वही अगर नॉर्थ में यहां से एक लैटिट्यूड गुजरता है तो उसकी डिग्री हमें कितनी देखने को मिलती है, तो वो है 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। तो ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब यहाँ पर हम जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, मतलब जो लॉन्गिट्यूड के आधार पे जो हमारे इंडिया का मेन लैंड है उसका विस्तार किस प्रकार से है, इस चीज को जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए इट विल बी 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री एंड 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये बन जाएगा हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बीच में एक्सटेंड क्या है, तो तब आपको ये जो फिगर्स है तब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। और यहाँ पे दूसरे एक महत्वपूर्ण बात, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से गुजरता है, इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया के कितने स्टेट्स में से ये गुजरता है और स्टेट कौन से है। तो चलिए चलते हैं आगे हम कुछ कंसेप्ट को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। पहला कंसेप्ट है पेनिनसुला। तो पेनिनसुला हम किसे कहेंगे, अ पीसेस ऑफ लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। पेनिनसुला एक ऐसी जमीन होती है जिसकी तीनों साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, जिसके तीनों साइड में हमें पानी या वाटर बॉडी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो साउथ का जो एरिया है इट इज आल्सो पेनिनसुला। तो देखिए यहाँ पे हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है, और साउथ में हमें इंडियन ओशन देखने को मिलता है। जो हमारा साउथ इंडिया है उसके तीनों साइड में हमें सागर या वाटर बॉडी देखने को मिलती है। तो जिस किसी भी लैंड बॉडी को तीनों तरफ से अगर वाटर बॉडी के द्वारा कवर किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला, उसे हम कहेंगे प्रायद्वीप। लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेचेस एक्सटेंसिवली फ्रॉम east to west do not have a single standard time for the whole country. The France and USA have 12 and 11 time zone respectively. देखिए जिस किसी भी देश का वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस दिशा में अगर विस्तार काफी अधिक मात्रा में है तो वहां पे एक ही टाइमलाइन हम नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है, तो देखिए जो टाइमलाइन होती है हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ टाइम को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। अगर वेस्ट टू ईस्ट इस प्रकार से अगर विस्तार ज्यादा हो, यहाँ से बीचों बीच से एक टाइमलाइन ले और उसे हम स्टैंडर्ड टाइम पकड़े तो क्या होगा, यहाँ पे इसके आसपास जो एरिया होगा वहीं पे टाइम का डिफरेंस हमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब कभी भी हम ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है वेस्ट और ईस्ट में, इन दोनों के बीच में हमें काफी समय का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इट कैन बी 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर। इट विल बी डिपेंड ऑन एक्सटेंशन वेस्ट टू ईस्ट। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए जैसे फ्रांस, यूएसए, ये जो देश है इन्होंने क्या किया है, उनके खुद के कई सारे टाइम जोन्स उन्होंने बनाए हैं। फ्रांस के 12 है और जो यूएस है उसके 11 टाइम जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज नेबर्स, मतलब हमारा जो भारत देश है उसके पड़ोस में कौन कौन से देश हमें देखने को मिलते हैं, चलो इसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। देखिए कुल 7 देश ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के साथ क्या करते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हमें पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ में यहाँ पे जो अफगानिस्तान है वो इंडिया के साथ बॉर्डर टच करता है। उसके बाद आता है चाइना,
चाइना का जो बॉर्डर है हमारे इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इस दिशा में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें नेपाल देखने को मिल रहा है जो इंडिया के साथ बाउंड्री को शेयर करता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। वही नेपाल के ईस्ट में हमें भूटान देखने को मिलता है जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ईस्ट में हमें म्यांमार देखने को मिलता है, हमें ब्रह्म देश देखने को या ब्रह्मा ये देश देखने को मिलता है। और सबसे आखिर में यहाँ पे जो बांग्लादेश है इट शेयर बाउंड्री विथ इंडिया। तो इस प्रकार से कुल 7 देश ऐसे हैं जो इंडिया के साथ क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। जो इंडिया है उसकी तीनों साइड में हमें वाटर बॉडी देखने को मिलती है, इसकी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें अरेबियन सी देखने को मिलता है। यहाँ पे इंडिया के साउथ में हमें एक आइलैंड की रचना में एक देश देखने को मिलता है जिसका नाम है श्रीलंका। तो इस प्रकार से जो हमारा इंडिया है उसके सराउंडिंग एरिया में हमें ये कुछ देश देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया, हमारा जो इंडिया है उसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है उसको जरा यहाँ पर हम देखते हैं। 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जून 2014 तेलंगाना, 31 October 2019 Jammu and Kashmir Reorganization Act was passed. Ladakh and Jammu and Kashmir made union territories. On 7 December 2019 the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Merged Act 2019। तो देखिए जो हमारा इंडिया है वहां पे हमें कुछ स्टेट देखने को मिलते हैं और वहीं पे हमें कुछ यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको जरा थोड़ा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए जो स्टेट होते हैं वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसको कार्यान्वयन किया जाता है। जैसे कि हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है वहां पे हमें सीएम देखने को मिलता है। वही जो यूनियन टेरिटरीज होती है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको डायरेक्ट करने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जून 2014 में हमने तेलंगाना स्टेट का क्या किया, निर्माण किया। वही 31 अक्टूबर 2019 में हमने जम्मू और कश्मीर को क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा उसका लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी एज क्या किया, उसको डिक्लेयर किया। ऑन 7 दिसंबर 2019 द दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट इसको पास किया। पहले दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये क्या थी, सेपरेट तौर पे एक यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन हमने 2019 में एक एक्ट पास किया, उसके द्वारा दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इन दोनों को मिलाकर हमने एक यूनियन टेरिटरी बनाई। तो यहाँ पे ये जो साइड में हमें मैप देखने को मिल रहा है वहां पे जो हमारे इंडिया का स्टेट है वो स्टेट हमें देखने को मिलते हैं। वही जो हमारा इंडिया है उसके जो भी यूनियन टेरिटरीज है वो सारे के सारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इस एरिया में हमें दादरा नगर हवेली यानी दमन एंड दीव ये जो यूनियन टेरिटरीज है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें लद्दाख देखने को मिलता है। यहाँ पे इस एरिया में जम्मू एंड कश्मीर ये एरिया हमें देखने को मिल रहा है। वही हमारा जो इंडिया है उसके ईस्ट में हमें 7 सिस्टर स्टेट देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया को देखा। इसके बाद अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स जैसे कि हिमालय, नदर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो इनको यहाँ पर हम 1 by 1 इन डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे हिमालय की। द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजर्स, जिनमें पहली है ग्रेट हिमालय या हिमाद्री जिसे कहा जाता है, दूसरा है मिडल हिमालय या जिसे हिमाचल इस नाम से भी जाना जाता है, और आखिर में हमें शिवालिक देखने को मिलती है। स्टैंडिंग असेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। हिम प्लस आलया मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो।
मतलब हिमालय का मतलब क्या होता है, जो बर्फ है उसका घर, तो उसे क्या नाम दिया है हमने, हिमालय। जो हमारा हिमालय है उसकी जो 3 प्रमुख पैरेलल रेंजेस है उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। पहली है ग्रेट हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, दूसरी है मिडल हिमालय जिसे हम हिमाचल कहते हैं, और तीसरी है शिवालिक। तो ये जो 3 रेंजेस है, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और उनकी क्या विशेषता है, इस चीज की यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे द ग्रेट हिमालय की, हम बात करेंगे हिमाद्री की। द नदर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंजेस। तो देखिए जो हिमालय की 3 रेंजेस है इस प्रकार से, तो सबसे नॉर्थ में जो रेंज आती है तो वो है द ग्रेट हिमालय, और जो विश्व के सबसे ऊंचे पीक मतलब सबसे ऊंचे शिखर अगर किसी रेंज में हमें देखने को मिलते हैं तो वो है द ग्रेट हिमालय। इस रेंज में हमें विश्व के सबसे ऊंचे शिखर या पीक देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे मिडल हिमालय की, बात करेंगे हिमाचल की। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज ऑन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। यहाँ पे जो हिमाद्री आता है और इसके साउथ में यहाँ पे मिडल में मिडल हिमालय आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड इन दिस एरिया। तो ये देखिए ये जो हिमाचल है या मिडल हिमालय है, यहाँ पे स्टेशन देखने को मिलते हैं, और जो हिल स्टेशन होते हैं वो किसके लिए फेमस होते हैं, दे आर फेमस फॉर दी कोल्ड एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। तो यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से हम आसानी से हिमालय की जो 3 महत्वपूर्ण लाइन्स है उनको यहाँ से हम लोकेट करते हैं। तो ये सबसे पहली है ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, जो कि हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। दूसरी है मिडल हिमालय जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिलती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इस दिशा में क्या है उसका एक्सटेंड हमें देखने को मिलता है। और आखिर में आती है शिवालिक, जो कि इस एरिया में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बात की हिमालय और उसकी महत्वपूर्ण 3 माउंटेन रेंजेस की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नदर्न प्लेन्स की। जो उत्तर के जो मैदान है हमारे इंडिया के, उनको इन डिटेल में यहाँ पर हम देखेंगे। द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय। They are generally level and flat. These are formed by alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, Ganga and Brahmaputra and their tributaries. These river plain provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in this plain. तो देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, इट इज अ बेसिन ऑफ गंगा। यहाँ पे इस एरिया में हमें ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए मैदान देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे इस एरिया में हमें इंडस नदी जो है या सिंध जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा बनाए गए मैदान हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो नॉर्थ मैदान है वो जो हिमालय है उसके साउथ में हमें देखने को मिलते हैं। दीज प्लेन्स आर वेरी लेवल एंड फ्लैट। देखिए यहाँ पे जो भी प्लेन हमें देखने को मिलते हैं वो काफी फ्लैट या एक लेवल में हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर द डिपॉजिट ऑफ एल्यूवल डिपॉजिट। एल्यूवल डिपॉजिट क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ी एरिया में जो नदी होती है वो क्या करती है, इरोजन या काट छाट का काम करती है, और वो जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, कुछ समय के बाद इस एरिया में आके डिपॉजिट होता है, और इसी मटेरियल को क्या कहा जाता है, तो इसी मटेरियल को कहा जाता है एल्यूवल डिपॉजिट, जिसके द्वारा ये मैदान बनाए गए हैं। यहाँ पे जो जमीन है वो क्या है, काफी फर्टाइल है, काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे खेती या कृषि के लिए उपयुक्त जमीन इस एरिया में हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या है, इस एरिया में सबसे अधिक मात्रा में जो जनसंख्या है उसका केंद्रीकरण या कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात की हमने नदर्न प्लेन्स की। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को यहाँ पे हम देखेंगे। उसी समय डू यू नो में कुछ फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, उनकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे क्या करती है, स्थापित करती है।
जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप। जो सुंदरबन डेल्टा है उसका शेप हमें ट्रायंगुलर रूप में देखने को मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम एट द माउथ ऑफ रिवर वियर रिवर इंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। जो ये ट्रायंगुलर डेल्टा है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? रिवर जिस जगह पे सागर से जाकर मिलती है या सी से जाकर मिलती है उस एरिया में हमें ये डेल्टा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट की हम बात करेंगे, एक कंसेप्ट को यहाँ पे हम समझेंगे जो कि है एल्यूअल डिपॉजिट, जिसकी हम बात कर चुके हैं, फिर भी इसको एक बार हम देख लेते हैं। दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स। जो एल्यूअल डिपॉजिट होते हैं वहां की जो सॉइल होती है उसमें जो भी कंकर हमें देखने को मिलते हैं, दे आर वेरी फाइन एंड दे आर ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द बेसिन। तो ये जो फाइन कंकर होते हैं या जो फाइन मिट्टी होती है उसको रिवर के द्वारा एक एरिया से दूसरे एरिया में लाया जाता है और वहां पे डिपॉजिट किया जाता है, और उस प्रकार का जो मटेरियल वहां पे हमें देखने को मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एल्यूअल डिपॉजिट। अब ट्रिब्यूटरीज क्या है? यहाँ पे हमने बात की कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां है मतलब ट्रिब्यूटरीज है वो क्या करती है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाने का काम करती है। तो ट्रिब्यूटरीज कौन सी नदियां होती है उसको जरा यहाँ पर हम देखते हैं। अ रिवर और अ स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड्स। देखिए एक प्रमुख नदी होती है, मान लीजिए यहाँ पे एज एग्जांपल हम गंगा नदी लेते हैं, ये हमारी प्रमुख नदी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए इस प्रकार से कुछ छोटी नदियां आकर मेन नदी से क्या होती है, मिल जाती है। इट कैन बी ऑन आइदर साइड, ये दोनों तरफ से हम इन नदियों को देख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी? इट विल बी बिकम ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा और ट्रिब्यूटरी ऑफ द दैट मेन रिवर। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ट्रिब्यूटरी कौन सी नदियां होती है? ट्रिब्यूटरी वो नदियां होती है जो मुख्य नदी है उससे आकर मिलती है और उसका जो वाटर है उसको बढ़ाने में काम करती है। तो उन नदियों का हम क्या कहेंगे? उन नदियों का हम ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियां कहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन डेजर्ट की। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज। इट इज अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी ट्रेचेस ऑफ लैंड। इट हैज वेरी लिटल वेजिटेशन। देखिए जो हमारा इंडिया है उसका जो वेस्ट का जो एरिया है मतलब इस एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है? इस एरिया में हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे जो तापमान है काफी हमें हॉट देखने को मिलता है, उसी समय यहाँ का तापमान ड्राई देखने को मिलता है। अब ये जो एरिया है यहाँ पे इस एरिया में डेजर्ट होने के कारण यहाँ पे जो वनस्पति जीवन है काफी कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा इंडियन डेजर्ट है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी बात की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू की। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। देखिए जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो हमें जो हमारे मैदानी एरिया है उसके साउथ में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा आप ट्रायंगुलर शेप में जो एरिया आप देख रहे हो, इट इज अ पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। जो पेनिनसुलर प्लेटू है इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप, इसकी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। और यहाँ पे जो रिलीफ है मतलब यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, यहाँ पे जो सरफेस है, इट इज नॉट फ्लैट एज लाइक द, जो कि हमने यहाँ पे मैदानी एरिया में या प्लेन्स एरिया में देखा है। यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ का जो टोपोग्राफी है काफी हमें अनइवन, इसका मतलब काफी यहाँ पे वैरायटी हमें देखने को मिलती है। तो देखिए ये जो येलो कलर में जो एरिया कवर किया गया है, इस एरिया में हमें माउंटेन देखने को मिलते हैं और इस एरिया में यहाँ पे हमें जो दक्कन की नदियां है उसके द्वारा बनाए गए प्लेन्स या मैदान हमें देखने को मिलते हैं। जो पेनिनसुलर प्लेटू है वहां पे कुछ महत्वपूर्ण माउंटेन रेंजेस हमको देखने को मिलती है, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे, जिनमें पहले यहाँ पर हम बात करेंगे अरावली रेंजेस की। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, border it on the
नॉर्थ वेस्ट साइड। दूसरे नंबर पे विंध्या या सातपुड़ा। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट की। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री इज बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट, while the western घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री। द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उस पे पाए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण माउंटेन रेंजेस की यहाँ पे हमने बात की। इन्हीं रेंजेस को इस मैप के द्वारा हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे और उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पे हमने बात की थी अरवली रेंजेस की। तो इस एरिया में हमें अरवली रेंज देखने को मिलती है जो कि विश्व की एक सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में जिसे गिना जाता है। उसके बाद हमने बात की विंध्या और सातपुड़ा की। देखिए जो विंध्या और सातपुड़ा की जो माउंटेन रेंज है वो हमें इस एरिया में देखने को मिलती है, जिसके बीच में से हमें नर्मदा और तापी ये नदियां हमें पश्चिम की तरफ फ्लो करती हुई या बहती हुई हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने बात की वेस्टर्न घाट की, जिसे कि सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वो हमें इस एरिया में देखने को मिलता है जो कि एक कंटिन्यूअस रूप में एक माउंटेन रेंज है। मतलब यहाँ पे इस प्रकार के कोई भी ब्रेक हमें इस माउंटेन रेंज में देखने को नहीं मिलते। और आखिर में हमने बात की थी ईस्टर्न घाट की, जो कि हमें इंडिया के ईस्टर्न एरिया में यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि एक कंटिन्यूअस रेंज ना होकर अनइवन रेंज है, जिसे कई जगहों पे जो नदियां है उन्होंने क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। तो इस प्रकार से इन डिटेल में यहाँ पर हमने पेनिनसुलर प्लेटू और वहां पे जो भी मुख्य माउंटेन रेंजेस है उनकी यहाँ पर हमने बात की। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्टर्न घाट है उसके पश्चिम में मतलब वेस्ट में, और जो ईस्टर्न घाट है उसके ईस्ट में हमें ये कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो वेस्ट में मतलब पश्चिम साइड में जो भी कोस्टल प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं दे आर वेरी नैरो, मतलब उनकी जो चौड़ाई है, उनका जो विस्तार है वो काफी हमें कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ईस्टर्न प्लेन्स। ऑन ईस्ट कोस्टल प्लेन्स देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जो ईस्ट के जो कोस्टल प्लेन्स है वहां पे ईस्ट फ्लोइंग काफी सारी रिवर्स हमें देखने को मिलती है, जिनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। वो क्या करती है, वो बे ऑफ बंगाल से जाकर मिलती है और इस एरिया में जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करती है। दीज रिवर हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टाज एट द माउथ। जो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, ये जो नदियां है उन्होंने क्या किया है, एट द एंड पे अपने माउथ में क्या बनाए हैं, डेल्टाज बनाए हैं, जो कि कल्टीवेशन की दृष्टि से काफी उपयुक्त या बेनिफिशियल जिसे हम देख सकते हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म वियर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इन सारी चीजों की यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। हमने यहाँ पे अभी कोस्टल प्लेन्स की बात की, तो यहाँ पे मैप में कोस्टल प्लेन्स किस किस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं उसको जरा यहाँ पे हम फिर से लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि ये हमारा वेस्टर्न घाट है, जिसे कि हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसके वेस्ट में मतलब पश्चिम में यहाँ पे इस एरिया में ये हमें कोस्टल प्लेन्स या किनारी मैदान देखने को मिलते हैं, और इनकी जो चौड़ाई है या उनका जो विस्तार है काफी कम हमें देखने को मिलता है। दे आर दी नैरो प्लेन्स एज कंपेयर टू जो ये ईस्ट का एरिया है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हमें जो ईस्टर्न घाट है उसके ईस्ट के इस एरिया में देखने को मिलते हैं, जहां पे कई सारी नदियां आकर क्या होती है, मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गोदावरी आती हुई आप देख सकते हो। यहाँ पे इस एरिया में जो महानदी है उसने
अपना मैदान बनाया है और इस एरिया में डेल्टा बनाने का काम भी गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा इन नदियों ने यहाँ पे किया हुआ है, जिसके कारण यहाँ के जो किनारी मैदान है उनकी चौड़ाई हमें काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। और जो सुंदरबन डेल्टा था उसकी यहाँ पे हमने बात की, जो कि इस एरिया में हमें देखने को मिलता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो माउथ का एरिया है इस एरिया में वो हमें देखने को मिलता है, जो कि बांग्लादेश और इंडिया का जो वेस्ट बंगाल का स्टेट है इन दोनों के बीच हमें सुंदरबन डेल्टा डिवाइड देखने को मिलता है। जब हमने इंडिया का साउथ का जो एरिया है उसको देखा, तब हमने इंडिया के तीनों साइड में साउथ में हमने क्या देखा, वाटर बॉडीज देखी। इंडिया के वेस्ट में हमने अरेबियन सी को देखा और इंडिया के ईस्ट में हमने बे ऑफ बंगाल को देखा और उसके साथ इंडिया के साउथ में हमने हिंद महासागर को भी देखा। तो ये जो वाटर बॉडीज है इनमें कुछ आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब जो बेट के समूह होते हैं वो देखने को मिलते हैं और उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। Lakshadweep Islands are located the Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of Kerala. The Andaman and Nicobar Island lie to the of the India mainland in the Bay of Bengal. तो देखिए हमारे यहाँ हमारा जो इंडिया है वहाँ पे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला है लक्षद्वीप का कोरल आइलैंड्स। जो लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स है दीज आर फॉर्म बाय द कोरल्स, जो कि हमें अरेबियन सी में देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का एक ग्रुप देखने को मिलता है, एक द्वीपों का समूह देखने को मिलता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिलता है। जो लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो जो केरला का जो कोस्टल एरिया है उससे उसकी जो नजदीकी है, उसकी जो दूरी है काफी कम हमें देखने को मिलती है। वही जो अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड्स है वो जो चेन्नई का जो कोस्टल एरिया है आंध्रा या पुदुचेरी का, उस एरिया से उसकी दूरी हमें कम देखने को मिलती है। जैसा कि हमने बात की थी कि जो लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स है दीज आर फॉर्म बाय दी कोरल्स। तो कोरल्स क्या होते हैं इनको जरा समझने की कोशिश करेंगे डू यू नो में। तो कोरल्स हम किसे कहेंगे? कोरल्स आर skeleton of tiny marine animal called polyps. When the living polyps die, their skeleton are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton, which grow higher and higher, thus forming the coral islands. देखिए यहाँ पे कोरल आइलैंड्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं उसको जरा बताया गया है, इस चीज को जरा यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखिए कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, एक मरीन एनिमल्स होते हैं। मरीन एनिमल से यहाँ पे मतलब क्या है, समंदर के कुछ जीव होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पोलिप्स। अब ये जो पोलिप्स है वो कुछ समय के बाद क्या होंगे, समंदर में या पानी में इस प्रकार से वो डाई हो जाएंगे और डाई होने के बाद उनके जो स्केलेटन है, मतलब उनका जो बोन का जो एरिया है वो एज इट इज उस एरिया में क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, फिर से जो नए पॉलिप्स है, मतलब जो मराइन जो जीव है, जो समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना निवास करेंगे और इसी एरिया में क्या करेंगे, वो सेटल होंगे। फिर उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो पीढ़ी है वो भी यहाँ पे डाई हो जाएगी और इस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से एक ऊंचाई बनती जाएगी और आखिर में ये ऊंचाई इतनी बढ़ जाएगी कि जो पानी है इसके ऊपर ये एक प्रकार से एरिया बन जाएगा और इसी एरिया को हम क्या कहेंगे, इसी एरिया को हम कोरल आइलैंड्स कहेंगे। तो इस प्रकार के कोरल आइलैंड्स हमें लक्षद्वीप के समूह में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इन डिटेल में हमने छठी क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके 7वें चैप्टर को पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके सुझाव और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है और अपने चैनल को ना भूलकर सब्सक्राइब करना है। आखिर में एक बात, जो सिद्धू आईएएस का जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे। उस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहां से आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको अटेम्प्ट करना है।
तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ।